भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ये बोला है कि इंडिया दुनिया में एक ब्रिजिंग पावर की तरह यहाँ पर काम करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके साथ ही साथ मल्टीलैटरलिज्म साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, पिछले कुछ समय के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर पेंडेमिक ही क्यों ना हो। इस टाइम के ऊपर इंडिया ने काफी अनबायस तरह से यहाँ पर काम किया है। एंड डेफिनेटली इंडिया ने का जो ट्रस्ट है मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, वो शुरुआत से ही देखने को मिलता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, यूएन तक लेके जाना। अब इंडिया ने देखो, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट है मल्टीलैटरलिज्म के अंदर, इसीलिए हम लेके गए। पर बहुत सारी और कंट्रीज थी जिन्होंने इसको एक एक्सेशन का मुद्दा बना दिया। तो ये जो सारी बातें थी, ये रायसीना डायलॉग के अंदर बात करी गई। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, डेट है आज की 23 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखिए, बात अगर करें ना रायसीना डायलॉग, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ये बातें करी, दरअसल में कहाँ होता है, हर साल नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। मैं थोड़ा आपको और बताता हूं। दरअसल में जो शब्द है ना रायसीना डायलॉग, ये कहां से आया? ये आया दिल्ली के अंदर जो रायसीना हिल आपको देखने को मिलती है वहां पर। बेसिकली आपको सरकार की जो सीट है उसको ही रायसीना हिल एक तरह से आप मान सकते हो, वहीं से ये ड्राइव हुआ है। कौन इसको होस्ट करता है? देखो, होस्ट एक तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो तो डेफिनेटली है ही है इसके अंदर। उसके साथ ही साथ ओआरएफ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब देखो, ओआरएफ के बारे में शायद आप लोग उतना नहीं जानते होंगे, पर ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, जो कि आपका फॉरेन पॉलिसी के अंदर, गुड गवर्नेंस के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी पॉलिसी रिसर्च यहां पर करता है। बेसिकली ना एक थिंक टैंक की तरह आप इसको मान सकते हो। रायसीना डायलॉग का पहला डायलॉग आपको 2016 में देखने को मिला था। इस तरह से हर साल एनुअली आपको ये पर्टिकुलर आपको डायलॉग देखने को मिल जाएगा। जैसे ना पिछले दिनों के अंदर हमने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की भी बात करी थी, इसी तरह से आपको शैंग्रिला डायलॉग के बारे में पता होगा, जो कि डिफेंस के सेक्टर में होता है। उसी तरह से यहाँ पर इस रायसीना डायलॉग को कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये 3 दिन का इवेंट है, 21 तारीख को शुरू हुआ था, तो 23 तारीख यानी कि आज तक ये पर्टिकुलर इवेंट यहाँ पे चलेगा। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के जो चीफ गेस्ट हैं वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनका आप नाम यहाँ पे देख सकते हो। इस पर्टिकुलर इस साल के रायसीना डायलॉग को इनॉग्रेट हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इस बार का जो थीम है ना, वो है चतुरंगा के रिगार्डिंग, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। एंड इसकी अलग अलग आप पिलर्स भी आप देख सकते हो। आई अंडरस्टैंड इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार एक बेसिक आइडिया होगा तो थोड़ा सा आप चीजें समझ पाओगे। जैसे टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स के ऊपर काम करना, पीस विद द प्लेनेट, वॉर एंड पीस। देखो आजकल तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं वॉर के रिगार्डिंग। उसी तरह से मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर डिस्कशन होगा। एंड साथ ही साथ 2030 के बाद हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी, एंड साथ ही साथ डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के ऊपर यहाँ पे इसका फोकस यहाँ पे रहेगा। टोटल 2,500 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम द 115 कंट्रीज। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको रायसीना डायलॉग के रिगार्डिंग और आपका ओआरएफ के बारे में आपको जानना चाहिए था। आगे चलते हैं, एक स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं जिसने यहाँ पर ये बताया है कि अगर हम बात करते हैं ना, हमारा जो बॉटल्ड पानी होता है उसके अंदर जो नैनो प्लास्टिक की जो संख्या है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। दरअसल में एक रिसर्च हुई न्यूयॉर्क के अंदर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, एंड ऐसा पाया गया कि अगर हम 1 लीटर पानी की बॉटल बॉटल की बात करें तो इसके अंदर लगभग 100,000 मतलब उससे भी ज्यादा पार्टिकल्स आपको माइक्रोप्लास्टिक के और नैनो प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक ये क्या चीजें होती हैं। जब हम बात करते हैं ना माइक्रोप्लास्टिक की, तो जनरली हम जो इसकी रेंज बात करते हैं वो हम बात कर सकते हैं 100 नैनोमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक। ठीक है, नैनोमीटर आप जानते होते हैं 10⁻⁹ की बात करते हैं। बेसिकली अगर उस रेंज में आ जाता है ना तो हम नैनो पार्टिकल बोलते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, नैनो पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं उनकी जो 100 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, बट अगर हम बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक की तो यहाँ पर आपका 100 से जो बड़े, 100 नैनोमीटर से बड़े और 5 मिलीमीटर तक के पार्टिकल्स को हम माइक्रोप्लास्टिक कह सकते हैं। अब देखो, एक तो हो सकता है कि अगर आपने कुछ बड़े बड़े प्लास्टिक के पीस थे, इनके ब्रेक डाउन होने की वजह से आपको माइक्रोप्लास्टिक बन गए, या फिर और भी तरह से इसको डायरेक्टली भी अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे बनाया जा सकता है। दिक्कत ये होती है ना कि आज के समय के ऊपर आपको ये माइक्रोप्लास्टिक हर जगह देखने को मिल जाते हैं। आपकी ओशियंस के अंदर अगर आप अपने जो फिश वगैरह को देखते हो, एक्वाटिक एनिमल्स को देखते हो, उनके अंदर भी आपको माइक्रोप्लास्टिक की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपकी हवा में, आपके रिवर्स में, सॉइल में, सब जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। और इतने छोटे होते हैं कि इनको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अगर मैं देखो बात करता हूँ नैनो प्लास्टिक की, वो तो माइक्रो प्लास्टिक से भी छोटे होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना, इनका साइज तो 100 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 10⁻⁹ से भी, मतलब 100 × 10⁻⁹ से भी इनका साइज छोटा होता है।
एंड इतने छोटे हैं कि हमारी आंखों को बिना मतलब नेकेड आई से आप इसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी इनफैक्ट इनको देखना काफी मुश्किल रहता है। इस स्टडी के अंदर यही पाया गया कि इतने सारे 2,40,000 माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स देखने को मिले हैं। एंड इस वजह से हमारी जो ह्यूमन वेलबींग है उसको खतरा आ चुका है, हमारे जो एक्वेटिक हैं उनको यहाँ पे खतरा आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं प्रॉपर इनको टैकल करना जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर अगर आप नोटिस करोगे अलग अलग तरह की प्लास्टिक, जैसे आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीएथाइलिन हो गया, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट हो गया, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको पॉलिथीन आपको देखने को, प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन। देखो हमारी जो कैबिनेट है ना, उसके द्वारा जो होम मिनिस्ट्री का प्रपोजल आया था कि हमारी जो अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन है इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए, तो उसका कंटिन्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा। दरअसल में ना मैं आपको समझाता हूँ, देखो जब हम बात करते हैं ना सेफ्टी ऑफ वुमेन की, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वर्क करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे वुमेन की सेफ्टी के लिए हमें इंश्योर करना होगा कि वुमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करी जाए, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटर्स की ट्रेनिंग करी जाए कि कैसे मान लो अगर किसी महिला के अगेंस्ट कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसको कैसे टैकल करना है। वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए या वुमेन को हेल्प करने के लिए वुमेन हेल्प डेस्क होते हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आजकल तो देखो साइबर क्राइम्स बहुत सारे हो गए हैं, इनको कैसे टैकल करना है, तो इस तरह से फोरेंसिक्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपके अलग अलग स्टेप्स हैं ना, वो सेफ्टी ऑफ वुमेन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, जो कि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 1170 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, जहां पर होम अफेयर्स आपकी 885 करोड़ देगी, एंड बाकी का जो होगा वो निर्भय फंड से आपको बाकी पैसा कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी अकॉर्डिंगली सरकार उसको अरेंज भी और भी एड ऑन करेगी। तो यहाँ पर आप अलग अलग स्कीम्स देख पाओगे, जैसे आपका सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मॉडर्नाइजेशन होना, डीएनए एनालिसिस को बेहतर करना, साइबर क्राइम्स को देखना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वुमेन हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश करना, ये सारे अम्ब्रेला स्कीम फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके माध्यम से महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में पता लगेगा, सपोर्ट सर्विसेज उनकी बेहतर हो पाएंगी, एंड कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशरी भी और बेहतर कर पाएंगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इवन देखो बहुत सारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं महिलाओं के लिए, जैसे आपने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पॉश एक्ट के बारे में आप जानते होंगे। बाकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एनसीडब्ल्यू हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे आपका इंडियन पिनल कोड, ये तो चलो अब रिप्लेस हो गया, पर उसके अलावा आपका स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आपको वुमेन की सेफ्टी के लिए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे एफआरपी के रिगार्डिंग, फेयर एंड रेनोबेटिव प्राइस। देखो जैसे हम बात करते हैं ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एमएसपी, उसी तरह से एफआरपी एग्जिस्ट करता है, जो कि आपकी शुगर केन के लिए होता है। दरअसल में पहले ना एक काम करते हैं, थोड़ा शुगर केन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो शुगर केन ना इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी और महाराष्ट्र बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और आप देखो चाहे आप चीनी की बात करो, आप गुड़ की बात करो, आप यहाँ पे खंडसरी की बात करो, मोलासेस वगैरह हो गया, बाद में जो हम बात करते हैं ना जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, वहां पर भी इनका यूजेज वगैरह होता है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि शुगर केन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ पर ना इसके पास कैपेसिटी होती है सुक्रोज को स्टोर करने की, एंड अलग अलग चीजों के अंदर हम इसको डाल के पीते भी हैं, ठीक है ना, कुछ खाने की चीजों के अंदर भी, मिठाई के अंदर ये डलता है, इस तरह से। अब अगर हम बात करते हैं शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए, तो जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, एंड यहाँ पर रेनफॉल आइडियल होती है 75 टू 100 सेंटीमीटर, एंड अच्छी जो लोमी सॉइल है वहां पर ये ग्रो अच्छे से कर जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी शुगर केन की। अब एक्चुअल में ना जैसे एमएसपी होता है बाकी के लिए, उसी तरह से शुगर केन के लिए होता है एफआरपी, जिसको हम बोलते हैं क्या, फेयर एंड रेन्यूमेटिव प्राइस। एक्चुअली एक बात समझो, जब हम बात करते हैं शुगर केन की, तो गन्ना किसान किसको अपना जाके गन्ना बेचेंगे? देखो गन्ना किसान अपना गन्ना बेचेंगे जाके आपकी जो शुगर मिल्स होती हैं, ठीक है, जो मिलें नहीं होती है आपके अलग अलग एरियाज के अंदर, उनको जाके ये बेचेंगे। तो बेसिकली एफआरपी कुछ नहीं है, ये वो रेट है, जो मिनिमम रेट है जिसके ऊपर शुगर मिल्स आपका गन्ना खरीदेंगी हमारे किसानों से। यानी कि अगर शुगर मिल्स को गन्ना खरीदना है, एक पर्टिकुलर रेट के नीचे वो नहीं खरीद सकते, जिसको हम बोलते हैं एफआरपी। ये तो देखो अब जैसे एमएसपी का होता है, सिमिलरली जो एफआरपी है ना, ये सजेस्ट कौन करता है? आपका सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये क्या था? रिकमेंड करने वाला। पर इसको अप्रूव कौन करता है एफआरपी को? ये आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको यहाँ पे अप्रूव करती है। तो दिस इज हाउ एफआरपी वर्क्स, जिसमें सीएसीपी रिकमेंड करता है एंड उसको अप्रूव सीसीडब्ल्यूए के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तो चलो उन्होंने बात कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
पर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये इसको बढ़ा भी सकती है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि इतना होना चाहिए एफआरपी, पर अक्सर पता क्या होता है, जैसे मान लो पंजाब की सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर उनको लगता है कि यहीं यार उतना पैसा नहीं है, तो ये ना इसके अंदर कुछ इंक्रीज कर देंगी, एंड उसको क्या बोलते हैं हम, एसएपी, स्टेट एडवाइस प्राइस। तो एसएपी उसको जनरली हम बोला जाता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, डिमांड सप्लाई कितनी है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या दाम है, डोमेस्टिकली क्या दाम है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी कैसी है, इनके बेसिस के ऊपर शुगर केन के लिए एफआरपी डिसाइड किया जाता है। एंड इवन हमारे पास ना, अगर आप नोटिस करो, ईसीए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो हम देखने को मिलता है हमारा शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर, उसके माध्यम से भी इसके प्राइसिंग को गवर्न किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, क्योंकि पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली सीसीडब्ल्यूए ने शुगर केन के लिए एफआरपी अनाउंस कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज आपका फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। यूनियन कैबिनेट के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी और 5 साल के लिए और अप्रूव कर दिया गया है। देखो क्या काम है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, आप नाम से समझ पाओगे, फ्लड मैनेजमेंट, ठीक है, बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। तो दरअसल में हो क्या रहा है ना, इसके माध्यम से आपकी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ गाइडेंस और कुछ असिस्टेंस देती है, ताकि उनके एरियाज के अंदर फ्लड मैनेजमेंट को हम मैनेज कर पाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर दरअसल में स्कीम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। पहला तो हो गया आपका फ्लड मैनेजमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी असिस्टेंस देगी, प्लस स्टेट भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर, एंड उस हिसाब से फ्लड कंट्रोल के काम हो गया, इरोजन के रिगार्डिंग इश्यूज हो गया, ड्रेनेज डेवलपमेंट हो गया, एंटी सी रीजन हो गया, इस तरह के क्रिटिकल वर्क्स को यहाँ पे टेकअप किया जाता है। 522 प्रोजेक्ट थे इसके अंतर्गत, उसमें से 427 तो कंप्लीट भी हो चुके हैं। उसके अलावा ये तो चलो फ्लड मैनेजमेंट वाला पार्ट हुआ। बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पर ना आपको जो डील करना है वो आपको इंटरनेशनल या फिर नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी डील करना है। तो इस पर्टिकुलर के अंदर ना क्या होता है, सेंट्रली ही फंड करता है इसको, एंड यहाँ पर आप अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन एरियाज के अंदर कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारे यहाँ पे कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि बॉर्डर की ना हमारी सिक्योरिटी भी हो पाए, एंड कहीं ना कहीं प्रॉपर यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का भी इंस्टॉलेशन हो पाए। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बात कौन सी मिनिस्ट्री की हो रही है, हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री की यहाँ पे हो रही है, ताकि हमारे डिफरेंट जो एरियाज हैं, टाउन विलेजेस, ये सारे प्रोटेक्ट रह पाए इस तरह के इश्यूज से, इनको हम बचा पाएं। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स के अंदर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ ना इप्सा की, तो इप्सा के अंदर इंडिया ब्राजील तो है, पर आपका श्रीलंका नहीं, ये आपका साउथ अफ्रीका आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आपका ये जो ऑनर था, जो फ्रांस का हमें ऑनर देखने को मिलता था, तो बिल्कुल ये बात ठीक है, 1802 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही इसको स्टैब्लिश किया गया था। थर्ड, अगर मैं बात करूँ ना स्काई वॉकर गिबन्स की, तो ये आपका वल्नरेबल नहीं, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आज का आपका होमवर्क काफी इजी है। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर इजी क्वेश्चन है। पर हालांकि मैं पता क्या चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन तो ये ट्राई करो ही करो, बट एट द सेम टाइम ये जो चारों आप कमेटीज है ना, इसको एक बार आप अपनी जो भी आप बुक पढ़ते हो, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या फिर हमारी जो उड़ान बुकलेट या कहीं से भी, प्लीज इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि अक्सर कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। ठीक है, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना इस टॉपिक को रिवाइज करना मेरा आपका लिए उद्देश्य है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है उसके ईस्टवर्ड फ्लो का क्या रीजन है। एक बार प्लीज इसको भी आप रिवाइज कीजिएगा, एंड आई एम श्योर आप इसको आराम से आंसर कर लोगे। कल आपको होमवर्क दिया था माइक्रो बीड्स के रिगार्डिंग। अब तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रो बीड्स का जो मेजर इशू है ना, वो कहीं ना कहीं आपका मैरीन इकोसिस्टम के साथ है। ठीक है, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखते हो कई बार माइक्रो बीड्स देखने को मिलते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये होते होते आपके टूथपेस्ट हो गया, आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर होते होते ये फ्रेश वाटर और ओशन वाटर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर आपके मरीन इकोसिस्टम को काफी हार्म करते हैं। तो ये बात आपको माइक्रो बीड्स के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए थी। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि अगर मान लो कोई करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है, अब देखो एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है आपका डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, अपने आप आपकी जो करेंसी है वो नीचे जाती है। मान लो $1 इक्वल टू 60, ये बन गया आपका $1 इक्वल टू 80, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेस, इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। पर अगर यही सेम चीज आपकी सरकार या आपका सेंट्रल बैंक करता है, उसको बोलते हैं हम डीवैल्यूएशन। अब देखो अगर मान लो डीवैल्यूएशन होती है, अब इससे आप जानते होंगे कि डीवैल्यूएशन होने से ना आपके एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, तो एक्सपोर्ट को एक बूस्ट मिल सकता है।
तो जो पहला बात कह रहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करता है, यस दैट इज इंडीड करेक्ट। दूसरा कहता है कि इसके आपके डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नहीं, दरअसल में आप एक बात सोचो कि अगर पहले $1 60 का था, 60 रुपए का, तो ₹1 की वैल्यू क्या थी 1/60। अब जब वो डेप्रिशिएट हो गया तो ₹1 की वैल्यू क्या होगी 1/80। तो कहीं ना कहीं फॉरेन वैल्यू बढ़ती नहीं है, फॉरेन वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा कह रहा है ट्रेड बैलेंस। देखो, हो सकता है कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो, पर यहां पर ना एक वर्ड है नेसेसरीली। एक्चुअल में आप एक बात समझो, जब आप डी वैल्यू करते हो ना किसी चीज को, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रेड बैलेंस आपका इंप्रूव ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आपने बहुत सारे फॉरेन लोन्स वगैरह ले रखे हो, ठीक है। अब डीवैल्यूएशन की वजह से ना कई बार हो सकता है कि आपका जो डेट बर्डन है वो इंक्रीज हो जाए, एंड उस वजह से आपका ट्रेड बैलेंस के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं, एक डिप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये नेसेसरीली वर्ड की वजह से ना ये बात गलत हो जाएगी। अगर वो लिखता कि हाँ इट मे इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान सकते थे, बट अदरवाइज नेसेसरीली की वजह से ट्रू नहीं मानेंगे। तो दरअसल में सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए 1 ओनली इसका सही आंसर बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।